नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टडी हार्ड पर। मैं हूं हिमांशु शर्मा और हम आजकल बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकल थॉट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने अरब ज्योग्राफर्स का पार्ट 1 वीडियो देखा था, जिसमें हमने ओवरव्यू देखा था कि जो अरेबियन ज्योग्राफर्स हैं कैसे उन्होंने ग्रीक और रोमन के बाद भूगोल के उत्थान के लिए यानी कि ज्योग्राफी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किए हैं। ठीक है, तो वो ओवरव्यू हालांकि बहुत ज़्यादा था क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाली थी, तो वो वीडियो भी 40-42 मिनट का हो गया था। लेकिन उस वीडियो में हमने किसी भी पर्टिकुलर ज्योग्राफर के बारे में नहीं पढ़ा था। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्टिकुलर ज्योग्राफर्स के बारे में कि उन ज्योग्राफर्स ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया है अरब की तरफ से ज्योग्राफी के अपलिफ्टमेंट में, और कौन कौन से इन्वेंशन किए हैं, कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो होगा हमारा अरब ज्योग्राफर्स पार्ट 2। तो अगर हम बात करें पर्टिकुलर ज्योग्राफर की, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो नाम आप लिख लीजिए, अल बिरूनी। ठीक है, अल बिरूनी का नाम अल बिरूनी क्यों पड़ा, अब ये देख लीजिए। एक शहर है, एक जगह है, शहर नहीं, ख्वारिज। ठीक है, ख्वारिज में एक छोटी सी जगह पड़ती है जिसका नाम है बिरूनी। अब देश का नाम तो बताया नहीं गया है, उन्होंने बस बताया कि ख्वारिज एक जगह है जहाँ पर बिरूनी नाम की एक जगह है। ठीक है, ख्वारिज के अंदर उस बिरूनी नामक जगह पर अल बिरूनी का क्या हुआ था, बर्थ हुआ था, यानी कि जन्म हुआ था। तो इस जगह के नाम पे इनका नाम पड़ गया बिरूनी। अब इससे एक और भी चीज़ आप पता लगा सकते हैं कि जो अरेबिक लैंग्वेज है उसमें बिरूनी का मतलब होता है आउटर। ठीक है, तो ये जो बिरूनी या ख्वारिज जगह है ये अपने शहर के एकदम आउटर एरिया में पड़ती थी, जिसकी वजह से इसका नाम बिरूनी था, और इस बिरूनी की वजह से इनका नाम पड़ गया अल बिरूनी। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख लीजिए आप कि ख्वारिज के बिरूनी में इनका जन्म हुआ था, और बिरूनी का मतलब होता है बाहर का। ठीक है, अब ख्वारिज क्यों फेमस था? ख्वारिज वॉज अ एजुकेशनल हब, यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। ये एक सेंटर था, जैसे आज हम देखते हैं ना मुखर्जी नगर है दिल्ली में, या अगर हम बड़े लेवल की बात करें तो दिल्ली को ही आप एजुकेशन का सेंटर मान सकते हैं, या राजस्थान का कोटा हो गया। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों के लिए लोग अलग अलग जगह पढ़ने के लिए जाते हैं। उसी तरह जो ख्वारिज है वो एक एजुकेशनल हब था। ठीक है, यहाँ पर अल बिरूनी का जन्म हुआ। इनका इंटरेस्ट किस किस चीज़ में था वो भी देख लीजिए आप। रिलीजन, फिलॉसफी, रिलीजन, फिलॉसफी, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, इन सारी चीज़ों में अल बिरूनी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे एक ऐसी चीज़ में भी इनका इंटरेस्ट था जिसका आपने शायद किसी भी ज्योग्राफर के बारे में नहीं सुना होगा। ठीक है, मेडिसिन। मेडिसिन यानी कि जो औषधियाँ होती हैं ना, या मेडिकल फील्ड की जो जानकारियाँ होती हैं, उनको लेकर भी अल बिरूनी के मन में एक क्यूरियोसिटी बनी रहती थी। ठीक है, स्टार साइंस, वैसे मैंने एस्ट्रोनॉमी लिख दिया है लेकिन यहाँ पर फिर भी स्टार साइंस में मेंशन कर रहा हूँ, स्टार साइंस, और साथ ही साथ हिस्ट्री। इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने में ये दिलचस्पी रखते थे। क्या क्या है? रिलीजन, फिलॉसफी, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, स्टार साइंस और हिस्ट्री। हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ, धर्म में इनकी विशेष रुचि थी। दर्शन फिलॉसफी को बोलते हैं, गणित आप जानते ही हैं, खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन यानी कि जो औषधियाँ होती हैं उसमें, नक्षत्र विज्ञान, स्टार साइंस, और हिस्ट्री आप सब जानते ही होंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों में इनका इंटरेस्ट था, मतलब बहुत ज़्यादा ये पढ़ते थे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलें। नेक्स्ट पॉइंट पे आप देखेंगे कि ये जो इंसान है अल बिरूनी, इसका पढ़ने में इतना इंटरेस्ट था, आपने देख ही लिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इनको कौन कौन सी लैंग्वेज आती थी। अरेबिक तो आती ही आती थी, जाहिर सी बात है, क्योंकि अरब जोग्राफर हैं, अरब कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, तो अरेबिक आती ही आती है। इसके अलावा इनको ग्रीक आती थी, इनको फ़ारसी आती थी। फ़ारसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, ठीक है, फ़ारसी आती थी।
ओके। फारसी के अलावा इनको संस्कृत भी आती थी, ठीक है, संस्कृत भी इन्होंने पढ़ी हुई थी। तो इतनी सारी लैंग्वेज इनको आती थी, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं तो महमूद गजनवी का नाम आपने सुना होगा। ही केम इंडिया विथ महमूद गजनवी। मोहम्मद गजनवी जब भारत आया था, उनके साथ ही अल-बरूनी भी भारत आए थे और यहाँ पर आके उन्होंने देखा यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ की सोसाइटी के बारे में, यहाँ के रिलीजन के बारे में, और उनकी दिलचस्पी पैदा हो गई एक और सब्जेक्ट में जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष विज्ञान, यहाँ पर हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, ज्योतिष या ज्योतिषी विज्ञान में इनकी रुचि हो गई और फिर यहाँ पर रह के इन्होंने जो ज्योतिष विज्ञान है उसको सीखा, ठीक है। और क्या किया इन्होंने? ही ट्रांसलेटेड इंडियन लिटरेचर, इन्होंने इंडियन लिटरेचर को अनुदित किया, अनुवाद किया, किस भाषा में? इन अरेबिक, ताकि इनकी कंट्रीज के जो और लोग हैं, जो और जोग्राफर्स हैं या साइंटिस्ट हैं, वो भी इंडिया के लिटरेचर को पढ़ सकें, ठीक है। तो इतने सारे काम, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट, कितना ज़्यादा पढ़ने में इनको इंटरेस्ट था, इतने सब्जेक्ट ये जानते थे, लेकिन फिर भी इनकी सीखने की इच्छा लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इसीलिए जहाँ जाते थे वहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर ही आते थे, ठीक है। तो अब ये जाते कहाँ कहाँ थे इसकी बात कर ली जाए, यानी कि इन्होंने ट्रैवलिंग कहाँ कहाँ पर की है। ट्रैवल, ठीक है। ट्रैवलिंग की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे ये इंडिया तो आए थे मोहम्मद गजनवी के साथ, उसके अलावा ये अरेबियन सी के आसपास के जो आइलैंड है वहाँ पर घूमे, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया घूमे, एशिया, अदर कंट्रीज़ जिनका यहाँ पर मेंशन नहीं है, अदर कंट्रीज़। उसके अलावा ये मेसोपोटामिया में घूमे, मेसोपोटामिया में ये घूमने के लिए गए थे। उसके अलावा इंडस वैली से रिलेटेड, इंडस वैली साइट्स, यहाँ पर ये घूमे। इंडिया आए थे मोहम्मद गजनवी के साथ, आपको पता ही चल गया। एशिया के और कुछ कंट्रीज़ में भी गए थे, मेसोपोटामिया में घूमे, और इंडस वैली की कुछ साइट्स हैं जहाँ पर इन्होंने विजिट किया था, जहाँ पर ये घूमने के लिए, अध्ययन करने के लिए गए थे, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने किताब कौन सी लिखी है। बुक का नाम वैसे अगर देखा जाए तो उन्होंने इंडिया ज्योग्राफी या भारत का भूगोल आप उसे कह सकते हैं, लेकिन इनकी भाषा में उसका नाम था किताब अल हिंद। क्या नाम था? किताब अल हिंद। हिंद आप समझ रहे हैं ना, भारत की बात हो रही है, तो भारत की किताब यानी कि भारत के भूगोल आप इसको बोल सकते हैं। ऐसा ही बुक में लिखा हुआ है कि आप इसको भारत का भूगोल कह सकते हैं, ठीक है। तो इस किताब में इन्होंने बताया क्या, यहाँ पे देख लीजिए। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्ट्स अबाउट इंडिया के बारे में इन्होंने, वहाँ की राजनीति के बारे में, वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के समाज के बारे में अपनी किताब अल हिंद में लिखा था, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें इन्होंने बताई, साथ ही साथ मौसम के बारे में भी बात की, और ये बताया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वेदर के बारे में भी बात की, और ये बताया कि जो एग्रीकल्चर है इंडिया का वो डिपेंड करता है मॉनसून के ऊपर, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है? मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इंडिया की जो किसानी है, जो कृषि है, वो मौसम पर तो निर्भर करता ही है, और मौसम की एक एक्टिविटी है मॉनसून, उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। रफ कर देते हैं इसको,
किताब की बात हो गई, ट्रेवल की बात हो गई, लेकिन अभी इनकी और भी किताबें हैं जिनके बारे में बात करना है। अभी तो सिर्फ किताब अल हिंद के बारे में बात हुई है। और हाँ, जो भी जोग्राफर्स की बुक्स आपको बताई जा रही हैं उनको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बताओ किताब अल हिंद किसने लिखी, ठीक है, अल बिरूनी, अल मकदूसी, अल हौकल, कई सारे नाम आ जाएंगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो किताबों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। अल कानून अल मसूदी इनकी दूसरी किताब थी। अल कानून अल मसूदी इनकी दूसरी किताब थी। इसमें इन्होंने क्या बताया है, इसमें इन्होंने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और रीजनल ज्योग्राफी के बारे में बताया है। ब्रैकेट में लिख देता हूँ, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी एंड रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है। रीजनल ज्योग्राफी किस में बताया इन्होंने, अल कानून अल मसूदी, किताब अल हिंद एक किताब हो गई, दूसरी किताब अल कानून अल मसूदी, तीसरी किताब है इनकी मिनरल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स, मिनरल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है, यानी कि खनिज और प्रीशियस को क्या बोलेंगे, बहुमूल्य, नगीने बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टोन, पत्थर, बहुमूल्य पत्थर, जो भी आप कह लें, ठीक है। कभी कभी किसी किसी चीज़ की हिंदी में फंस जाते हैं, ठीक है। तो तीसरी किताब थी इनकी मिनरल एंड प्रीशियस स्टोन। अब जाहिर सी बात है कि इस किताब में क्या बात हुई होगी, इसको बहुत ज़्यादा सेंस लगाने की, दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, नाम ही बता रहा है, मिनरल प्रीशियस स्टोन्स। अब इसमें डेंसिटी जो भी स्टोन्स हैं उनकी डेंसिटी के बारे में, उनके कलर के बारे में, उनके कॉम्पोजिशन के बारे में, ठीक है, उनकी ब्राइटनेस के बारे में, यानी कि चमक के बारे में बातें की गई हैं। मतलब जो भी अलग अलग जगह पर अलग अलग पत्थर मिलते हैं, अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं, उनकी डेंसिटी, ब्राइटनेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी किताब मिनरल एंड प्रीशियस स्टोन में बताने का प्रयास किया है, ठीक है। अब इंडिया के बारे में फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा कि इंडिया के बारे में, स्पेशली इंडिया के बारे में इन्होंने क्या बात की है। अल बिरूनी अबाउट इंडिया, ठीक है, इंडिया के बारे में इन्होंने क्या बात की है। ये जब इंडिया आए थे तो इन्होंने बताया कि जो इंडिया के लोग हैं, इंडियंस believes that उज्जैन, कैपिटल में लिख रहा हूं मैं, उज्जैन इज अ मेजर सिटी, ठीक है, उज्जैन एक मेजर सिटी है। और यहां से गुजरने वाली लॉन्गिट्यूड, द लॉन्गिट्यूड पास्ट या passes from here used to measure या आप कैलकुलेट भी लिख सकते हैं, द स्टैंडर्ड टाइम। क्या बताया इन्होंने कि जो भारत के लोग हैं वो उज्जैन को अपना मुख्य जिला या मुख्य नगर मानते हैं, और यहाँ से निकलने वाली लॉन्गिट्यूड जो यहाँ से गुजरती है उसी से वो अपना मानक समय निर्धारित करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इंडियन वेदर के बारे में आपको भी हमने लास्ट जब अभी पढ़ा रहे थे तो बताया ही था। इंडियन वेदर की इन्होंने स्टडी की, इंडियन वेदर एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। भारत की कृषि किस पर निर्भर है, भारत के मौसम, और ख़ासकर उस मौसम में क्या चीज़, मॉनसून, ठीक है। उसके अलावा भारत के कुछ अन्य कस्बे या टाउन एंड रिवर्स जो हैं उनके बारे में भी डिस्कशन किया गया है इस
इंडिया के रेफरेंस में अल बिरूनी ने टाउन्स और रिवर के बारे में भी डिस्कशन किया है। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया ज्योग्राफी में, भूगोल के क्षेत्र में इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन इनका क्या योगदान रहा है भूगोल के क्षेत्र में। तो इन्होंने एस्ट्रोनॉमी एंड स्टार साइंस, एस्ट्रोनॉमी एंड स्टार साइंस के क्षेत्र में काम किया, एस्ट्रोनॉमी एंड स्टार साइंस के क्षेत्र में काम किया। उन्होंने बताया कि अर्थ जो है वो क्या है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल है, अर्थ इज स्फेरिकल। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने दो लैटिट्यूड के बीच डिफरेंस कितना होता है, डिस्टेंस कितना हो, ये भी बताया। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इज 56 माइल्स। आपने कभी ऐसी ये वाला फिगर तो नहीं सुना होगा। ठीक है, 56 माइल्स इन्होंने बताया कि दो जो अक्षांश होते हैं उनके बीच की दूरी होती है। ठीक है, इन्होंने लगभग 114 किताबें लिखी हैं। ही रोट अप्रॉक्स 114 बुक्स। ठीक है, और 114 किताबों में से जो 19 किताबें हैं अबाउट इंडिया। ठीक है, इन्होंने 114 किताबें लिखी हैं और उन 114 में से जो 19 किताबें हैं उसमें इन्होंने इंडिया के बारे में डिस्कशन किया है, यहाँ की सोसाइटी, यहाँ की पॉलिटी, यहाँ की इकोनॉमिक, यहाँ का कल्चर। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत ही ज़्यादा विस्तार से अपनी किताबों में बताई हैं। उसके अलावा इन्होंने ईरान का मैप भी बनाया था, यहाँ पर लिख देता हूँ, ही मेड अ मैप ऑफ ईरान। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अल बिरूनी। ठीक है, अल बिरूनी जिनका जन्म ख्वारिज के बिरूनी नामक जगह पर हुआ था, जिसकी वजह से इनका नाम अल बिरूनी पड़ा। उसके अलावा अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में जान ली कि इन्होंने क्या क्या किया है। अभी हमें बढ़ना पड़ेगा अपने नेक्स्ट जोग्राफर की तरफ, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो कंपटीशन के हिसाब से अगर नेट और जेआरएफ की बात की जाए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के भी कुछ एग्ज़ाम की बात की जाए तो आपसे पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म और कई तरह के कॉन्सेप्ट, पैराडाइम वगैरह आजकल बहुत आने लगा है एग्ज़ाम में। लेकिन इससे अक्सर जो अरेबिक ज्योग्राफी है, इससे अक्सर किताब पूछ लेते हैं। ठीक है, एक किताब तो अक्सर पूछ लेते हैं कि बताओ मुकद्दिमा किसकी किताब है। मैं अभी बताऊंगा, आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल तो मैं तभी बताऊंगा जब सीक्वेंस में उसका नंबर आएगा। तो अरेबिक ज्योग्राफी जब हम पढ़ रहे हैं, अरेबियन ज्योग्राफर्स को जब हम पढ़ रहे हैं, तो इनसे बहुत ज़्यादा डेप्थ से क्वेश्चन मैंने तो देखे नहीं आज तक कि बहुत ज़्यादा गहराई से कोई क्वेश्चन आया हो। किसी राइटर का नाम पूछ लेते हैं, किसी सेंटेंस के साथ, किसी कोट के साथ, या फिर किसी बुक का नाम पूछ लेते हैं कि ये किसने लिखी है। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों पर, पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारे हैं उनका नाम भी अल से शुरू होता है, अल इद्रीसी। अल इद्रीसी, इनका जो समय काल है वो है 1099 से 1180 AD। ठीक है, यानी कि सन 1099 से सन 1180। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ही वॉज बॉर्न इन मोरक्को। मोरक्को में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे एक रोमन ज्योग्राफर से। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम टॉलमी। ये टॉलमी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ठीक है,
उसके अलावा इन्होंने वेरियस प्लेसेस के रीजनल डिस्क्रिप्शन दिए हैं। रीजनल डिस्क्रिप्शन, इन्होंने जिस किसी भी जगह का रीजनल डिस्क्रिप्शन दिया है वो किस पर था? रीजनल डिस्क्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, यानी कि वहाँ की जलवायु किस तरह की है, ठीक है, आर्द्र है, शुष्क है, अति शुष्क है, बहुत ज़्यादा शीत है, गर्म है, अलग अलग जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होती हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन को आधार बना के इन्होंने रीजनल डिस्क्रिप्शन जगहों का, कई सारी प्लेसेस का दिया है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने वर्ड को डिवाइड किया है, ठीक है। ही डिवाइडेड वर्ड इनटू 10 पार्ट्स। 10 पार्ट्स या 10 क्लाइमेटिक जोन कह सकते हैं। जैसे लोगों ने 7 और 5 में देखा होगा आपने, जब ग्रीक और रोमन पढ़ रहे थे, किसी ने 5 में, किसी ने 7 में, इन्होंने 10 डिवीज़न कर दिए हैं, ठीक है। और इन्होंने एक वर्ड मैप भी बनाया था। ही ऑल्सो मेड अ वर्ड मैप। अब अगर आप देखेंगे तो रोमन के बाद जितने भी जोग्राफर आए हैं ना, उन्होंने, जैसे कि अगर आप अंधकार युग में भी देखेंगे तो उन्होंने भी विश्व का मानचित्र बनाया। वो बात अलग है कि उस मानचित्र में आपको जोग्राफिकल फैक्ट देखने के लिए एक्यूरेट नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो जो मैप थे वो धर्म से प्रभावित थे, तो उसमें मेन फोकस यरूशलेम या यरूशलेम पर रहता था। लेकिन लगभग हर जोग्राफर ने, हर दूसरे जोग्राफर ने एक वर्ल्ड का मैप बनाया है। वैसे ही अल इदरीसी ने भी एक विश्व का मानचित्र बनाया, ठीक है। अच्छा, इस मानचित्र को बनाने के बाद इसको पढ़ा कैसे जाए, इन्होंने एक रेफरेंस बुक भी लिखी है। और इस रेफरेंस बुक में क्या लिखा है? टेक्निक्स बताई गई हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ये जो मैप अल इदरीसी ने बनाया है उसको पढ़ना कैसे होता है ना, कीज दी होती हैं मैप में, वैसे ही इन्होंने एक रेफरेंस बुक ही बना दी पूरी कि मैंने जो मैप बनाया है ये क्या बोलते हैं, बिजनेस आइडिया है, बिजनेस टेक्निक है कि मैंने एक मैप बनाया है, तुम उसको पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ना है तो ये बुक खरीदो, ठीक है। तो इन्होंने एक वर्ड मैप बनाया और उसको पढ़ने के लिए एक रेफरेंस बुक भी लॉन्च कर दी, ठीक है ना। उसके अलावा अब आगे देखें तो इनकी एक और किताब का नाम आता है इनकी दूसरी किताब है विश्व भ्रमण के इच्छुकों के हितार्थ, या फिर आप कह सकते हैं फॉर ट्रैवलर्स, ठीक है। अब इन्होंने इसमें क्या डिस्क्रिप्शन दिया है, जहां जहां पे भी अल इदरीसी घूमे हैं, खुद के एक्सपीरियंस ही डिस्क्राइब्ड हिज ओन एक्सपीरियंस, ठीक है, इस किताब में फॉर ट्रैवलर्स। हिंदी में इसका नाम है विश्व भ्रमण के इच्छुकों के हितार्थ। अब देखें कंट्रीब्यूशन इनका क्या क्या है, ठीक है। इसको रफ कर देता हूं मैं, कंट्रीब्यूशन अलग से पढ़ते हैं। अल इदरीसी का कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इनका जो वर्किंग एरिया है, जैसे जो लोग पीएचडी करते हैं ना, थीसिस लिखते हैं, उनका एक रिसर्च एरिया होता है, वैसे भी इनका रिसर्च एरिया मान लीजिए कि हिज वर्किंग एरिया वाज यूरोप। इन्होंने अपने जितने भी ऑब्जर्वेशन या जितनी भी शोध किए हैं वो सारे के सारे यूरोप के कार्यक्षेत्र के ऊपर किए हैं, ठीक है। और ये टॉलमी से प्रभावित थे, ये आपको पता ही है, ठीक है। इन्होंने एक एटलस का निर्माण किया, एक एटलस बनाई थी, और इन्होंने एक मानचित्र बनाया था। इन्होंने एक वर्ल्ड का मैप बनाया था विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड मैप, विथ द हेल्प ऑफ सिल्वर
ये सेंटेंस में भी आपको गलत लग रहा हो कि विद द हेल्प ऑफ सिल्वर का क्या मतलब है। बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वर्ड मैप था ये चांदी का बना हुआ था, ठीक है। इसका सेंटेंस होना चाहिए था वर्ड मैप मेड अप ऑफ सिल्वर, लेकिन मैंने लिख दिया विद द हेल्प ऑफ सिल्वर, ठीक है। सही कर देता हूँ मैं, मेड अप ऑफ सिल्वर, ठीक है। तो इन्होंने एक चांदी का विश्व का मानचित्र बनाया और उसके बाद इन्होंने कई छोटी छोटी जगहों के मानचित्र भी बनाए हैं। अदर स्मॉल प्लेसेस ही मेड मैनी स्मॉल मैप्स ऑफ वेरियस प्लेसेस, ठीक है। और फिर इन सारे किताबों का जो कलेक्शन है उसको उठा के बना दिया गया क्या, एटलस, ठीक है ना। तो इस तरह से इनकी एटलस बन के तैयार हुई। अगला पॉइंट देखें तो इन्होंने क्या किया है, ही बिलीव इन स्फेरिकल अर्थ, ये भी अर्थ गोल है उसमें बिलीव करते थे, ठीक है। ही बिलीव इन स्फेरिकल अर्थ, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने स्टडी किया था, स्टडीड क्रिश्चियन लिटरेचर। देखिए जाहिर सी बात है कि अंधकार युग के बाद इनका काम शुरू हुआ था, तो जो अंधकार युग में बहुत सारा क्रिश्चियन लिटरेचर तैयार ही किया गया था। भूगोल का लिटरेचर भी देखेंगे तो उस पर क्रिश्चियनिटी की छाप है, तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन लिटरेचर को भी पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इनका मानना था कि जो ब्रह्मांड है, पहले ये रफ कर देता हूं मैं, इनका मानना था कि जो ब्रह्मांड है उसमें पृथ्वी जो है वो सेंटर में है, ठीक है। अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड सन एंड मून revolve around it, ठीक है। जो सूरज और चांद हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इन्होंने ये भी पता लगा लिया था कि जो हमारे पोल्स हैं वो फ्रीजिड हैं, ठीक है। पोल्स पर इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, इनका कहना था इतने ज़्यादा जमे हुए हैं कि वहाँ पे किसी भी तरह का निवास करना या फिर लोगों का रहना संभव हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो पोल्स आर फ्रीजिड एंड नॉट हैबिटेबल। हैबिटेबल का मतलब पिछले कई बार से आप सुन रहे होंगे रहने योग्य, तो नॉट हैबिटेबल मतलब ना रहने योग्य, ठीक है। इन्होंने 7 समंदर बताए हैं अपने हिसाब से, 7 सीज इन्होंने बताए हैं। और इन्होंने बताया है कि जो विश्व का मानचित्र है या जो विश्व है उसका जो पूर्वी छोर है वो जापान और चीन में जाके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और जो दक्षिणी छोर है वो अफ्रीका में जाकर ख़त्म हो जाता है। और ये जो जापान चीन से लेके अफ्रीका के बीच का एरिया है वहीं पर ये 7 समंदर पड़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इंडिया ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी भी इन्होंने पढ़ी, इंडिया का लिटरेचर भी इन्होंने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद जब क्योंकि ये इंडिया पढ़ रहे थे तो इंडिया ज्योग्राफी पढ़ने के बाद जब इनको लगा कि अब इंडिया के बारे में पढ़ लिया है तो आसपास के कंट्रीज़ के बारे में भी पढ़ना चाहिए, तो फिर इन्होंने जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी पढ़ना स्टार्ट किया और कई सारे देशों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। और इंडिया के बारे में पढ़ने के बाद इन्होंने बताया कि इंडिया में 3 डेजर्ट हैं, 3 डेजर्ट यानी कि 3 रेगिस्तान है। अब 3 रेगिस्तान के नाम आप देखेंगे तो एक मुल्तान का रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट ऑफ मुल्तान, ठीक है। दूसरा था आपका कच्छ का रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट ऑफ कच्छ, ठीक है। और तीसरे रेगिस्तान का नाम था आपका तुरान एंड साजिस्तान का डेजर्ट,
डेजर्ट ऑफ तुरान एंड साजिस्तान। तो ये 3 डेजर्ट इन्होंने बताए थे, डेजर्ट ऑफ मुल्तान यानी कि मुल्तान का रेगिस्तान, कच्छ का रेगिस्तान, तुरान एंड साजिस्तान का रेगिस्तान, भारत के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, और इनकी स्टडी और आगे बढ़ती है तो इन्होंने बताया कि भारत में मसालों का उत्पादन प्रमुखता से होता है, स्पाइसेस। इंडिया प्रोड्यूस स्पाइसेस, इंडिया मसालों का उत्पादन करता है। और आपको पता ही है कि भारत का मसालों में, विश्व में मसालों को फैलाने में भारत का कितना बड़ा योगदान रहा है। वो अलग बात है कि भारत ने खुद मसालों को विश्व में नहीं फैलाया है, भारत उसका उत्पादन करता था, और उत्पादन करने के बाद जितने भी यहाँ पर आतंक बोल रहा हूँ, जितने भी यहाँ पर आक्रमण हुए हैं, या अंग्रेज़ों को ही आप ले लीजिए, उन्होंने फिर ले जाकर, क्योंकि जितने भी लोग आए, अंग्रेज़ आए या मुगल आए या कोई भी डायनेस्टी आई, वो व्यापार करते थे। ठीक है ना, जब आ जाते थे कब्जा कर लेते, उसके बाद व्यापार करते थे, और व्यापार में भाई अपना सामान कहाँ से लाएंगे, उन्होंने भारत पे कब्जा किया है तो भारत का ही सामान वो बेचते थे और वहाँ से दूसरा सामान खरीदते थे। तो इस तरह से भारत का जो कल्चर है, भारत के जो मसाले हैं, खान पान है, वो बाहर की तरफ गया। ठीक है, और आप देखेंगे जो आप मुगलई खाना देखते हैं वो आपका ज़्यादातर अरेबियन कंट्री से आया है, जैसे शीरमाल हो गया, बिरयानी हो गया, या फिर जो भी आप मुर्ग मुसल्लम वगैरह या मटन की जो भी आप डिशेस खाते हैं, वो ज़्यादातर का जो ओरिजिन है वो आपका, जब आप इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब आप कुजीन की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर अरेबियन कंट्रीज से आया है। ठीक है, तो इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में इन्होंने इतना बता दिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अल इदरीसी। अभी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ज्योग्राफर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट ज्योग्राफर जो हमारे हैं वो हैं, आपने एक गाना सुना होगा, इब्न बतूता बगल में जूता। ठीक है, तो इब्न बतूता हमारे नेक्स्ट ज्योग्राफर हैं, 1304 से लेके 1368। भैया ये जो इंसान था, ये यात्रा करने का, ट्रैवल करने का इतना ज़्यादा शौकीन था। अमेरिका को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ के लिए नौकायन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ जाने के लिए आप पैदल नहीं जा सकते, लेकिन इस बंदे ने एशिया, अरब, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ पैदल ही नाप दिए भाई। ठीक है ना, इंडिया भी आया था, इंडिया में 8 साल तक रहा, फिर इंडिया से इसको यहाँ पे जो राज कर रहे थे उस समय के रूलर थे, उन्होंने इनको अपना एम्बेसडर बना के चाइना भेज दिया। बंदा घूमते घामते पता नहीं कहाँ कहाँ से इतनी ज़्यादा जगह घूमी है कि आपको मैं भी पढ़ाने बैठूंगा तो 2-4 बार तो मुझे बोर्ड मिटाना पड़ेगा कि भाई यहाँ इस इंसान ने घूम लिया है। तो इब्न बतूता एक बहुत ही फेमस ट्रैवलर थे। तो सबसे पहला पॉइंट यही लिख लीजिए कि ये ट्रैवल जोग्राफर थे, ट्रैवल जोग्राफर यानी कि घुमक्कड़ भूगोलवेत्ता ये थे। बचपन से ही इनको घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था। ठीक है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, ये इंसान यूरोप, अफ्रीका और एशिया की लगभग हर कंट्री में, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी कंट्री, लेकिन लगभग सारी कंट्री में घूमा है इन्होंने। और ज़्यादातर पैदल इन्होंने अपने जीवन का ज़्यादातर समय, लगभग 30 साल समय तो बस घूमते हुए बिताया। इधर से उधर घूम रहे थे और जानकारी इकट्ठी कर रहे थे और ज्योग्राफी को इवॉल्व करने में अपनी जो भी हेल्प या कंट्रीब्यूशन कर सकते थे वो ये कर रहे थे। ठीक है, तो इनको ग्रेट ट्रैवलर ऑफ अरब भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घूमते थे। शायद ही कोई हुआ हो इनके जितना घूमने वाला। द ग्रेट ट्रैवलर ऑफ अरब। और इनको एक उपाधि दे दी गई, कौन सी उपाधि? मार्को पोलो ऑफ अरब, यानी कि अरेबिक कंट्री का मार्को पोलो, बल्कि ये उससे भी ज़्यादा घूमते थे। ठीक है, 1333 में ये इंडिया आए। ही केम इंडिया इन 1333, 1333 याद करने में आसानी होगी। ये इंडिया आए और इंडिया में एंड लिव्ड फॉर
8 ईयर्स, ठीक है, 8 साल तक ये भारत में रहे, ठीक है। फिर जो मोहम्मद तुगलक उस समय यहाँ के रूलर थे, मोहम्मद तुगलक यहाँ के रूलर थे। मोहम्मद तुगलक अपॉइंट हिम एज अ काजी, लिखा हुआ है तो आप काजी, इंग्लिश में इसको प्रीस्ट आप समझ सकते हैं कि इन्होंने अपने दरबार में उनको काजी की तरह रहने के लिए अनुमति दे दी कि ये वहाँ पर काजी बन के रह सकते हैं। उसके बाद तुगलक ने क्या किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तुगलक ने इनको एम्बेसडर बना के चाइना भेज दिया। कहाँ भेज दिया? एम्बेसडर बना के चाइना भेज दिया। तो फिर ये चाइना गए, वहाँ पे भी कई साल ये रुके, ठीक है। इनकी बुक्स या बुक देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। वीडियो बहुत लंबी होती चली जा रही है, बट डोंट वरी, इस वीडियो में जो अरब जोग्राफर्स का टॉपिक है वो ख़त्म करके ही मैं चैन की सांस लेने वाला हूँ, उससे पहले ये वीडियो ख़त्म नहीं होगी। बुक का नाम है रहला, बुक का नाम है रहला, ठीक है। अब रहला इन्होंने अरेबिक में बोला है, हिंदी में देखा जाए तो आप यहाँ पे और लिख के यात्राएं कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश में ट्रेवल्स, ठीक है, ट्रेवल्स, रहला और ट्रेवल्स। इस किताब में इन्होंने अपने सारे अनुभव बताए हैं, क्योंकि भाई ये इंसान इतना घूमा है कि अनुभवों की खान नहीं लिखता, तो घूमने का क्या मतलब है, ठीक है। तो इन्होंने रहला नामक किताब में अपने सारे के सारे एक्सपीरियंस बता दिए हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में इन्होंने क्या किया भैया, देख लेते हैं ज्योग्राफी में इन्होंने क्या किया है। ज्योग्राफी में इन्होंने स्टडी की है ट्राइब्स की, स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइब्स ऑफ वेरियस प्लेसेस, क्योंकि ये कई सारी जगह घूमने गए हैं, तो अलग अलग जगह की जनजातियों के बारे में इन्होंने, जो वहाँ की ट्राइब्स हैं उनके बारे में इन्होंने पढ़ा, ठीक है ना। बहुत अलग अलग तरह की इनको ट्राइब्स देखने के लिए मिली, तो इन्होंने उनका मतलब रहन सहन, खान पान, संस्कृति, इन सारी चीज़ों का अनुभव किया और बहुत ही गहन अध्ययन किया, ठीक है। नॉर्दर्न अफ्रीका के वेरियस प्लेसेस या अलग अलग जगह, नॉर्दर्न अफ्रीका की इन्होंने स्टडी की, वेरियस प्लेसेस। अब प्लेसेस को पर्टिकुलरली बताया नहीं गया है, तो इसीलिए वेरियस प्लेसेस। इतना डीप ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे नहीं कि इब्न बतूता अफ्रीका में भी, नॉर्थ अफ्रीका गए थे और नॉर्थ अफ्रीका में किस कंट्री में गए थे, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे फिलहाल, ठीक है। तो नॉर्थ अफ्रीका की वेरियस प्लेसेस ये घूमने गए और फिर वहाँ की स्टडी इन्होंने की, ठीक है। इंडिया में आए थे, 8 साल तक रहे, तो इंडिया की भी स्टडी इन्होंने की। इंडिया की स्टडी में इन्होंने गंगा प्लेन को मुख्य रूप से पढ़ा, गंगा प्लेन्स, यानी कि जो हमारे गंगा का महान मैदान है, द ग्रेट गैंगटिक प्लेन, उसके बारे में इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, ठीक है। उसके अलावा बंगाल और आसाम की तरफ ये घूमने गए, बंगाल एंड आसाम की तरफ ये घूमने के लिए गए। बंगाल और आसाम में जाके वहाँ के कल्चर के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, वहाँ का जो रहन सहन है, खान पान है, वेशभूषा है वो कैसी है, और वहाँ का जो प्रकृति है, वहाँ की जो उच्चावच है वो कैसी है, वो सारी चीज़ें इन्होंने बंगाल और आसाम के बारे में बताई हैं, ठीक है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर घूमे थे, तो आप सोचिए कि आपने ग्रीक्स पढ़े होंगे, आपने रोमन्स पढ़े होंगे, उन सब के बारे में बताया कि भाई यहाँ 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 गए थे, लेकिन इनके बारे में पूरा एक विश्व का मानचित्र बना है, और उस मानचित्र में बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट डॉट्स को जोड़ा गया और बताया गया है कि इन्होंने कहाँ से यात्रा शुरू की थी और कहाँ जाके ख़त्म की। ये इतना ज़्यादा घूमे कि इनके लिए अलग से मैप बनाना पड़ा। मैप का नाम है द ट्रेवल वर्ल्ड मैप ऑफ इब्न बतूता। अगर आप चाहें तो आपके पास अगर कोई बुक है तो वो आप पढ़ सकते हैं। मेरी बुक जिससे मैं आपको ये वीडियोस बना के दे रहा हूँ या जहाँ से मैं पढ़ता हूँ, उस बुक का नाम है BC चार्ट, ठीक है ना।
भौगोलिक चिंतन का इतिहास। तो इब्न बतूता के बारे में बस इतना ही। अब हम अपने अगले ज्योग्राफर की तरफ बढ़ेंगे। हमारे अगले ज्योग्राफर का नाम है इब्न सीना। इब्न सीना, इब्न सीना, ठीक है। एक जगह है बुखारा, ये वहाँ के रहने वाले थे। बुखारा आपको याद, वैसे एक ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की, ये तो मैं बस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई अब किसी के बारे में पढ़ रहे हो तो थोड़ा शुरू से ही पढ़ लो। बाकी बुखारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी चाहते हो तो आलू बुखारा से बुखारा याद कर सकते हो। आलू बुखारा एक बहुत ही लाल लाल सा फल होता है, ठीक है, खट्टा मीठा खाने में लगता है। तो बुखारा नाम की जगह पर ये रहते थे और इनके बारे में किताब में बहुत कुछ दिया नहीं गया है। जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो किताब में इनके बारे में डिटेल में बहुत कुछ नहीं दिया है कि इन्होंने क्या काम किया, बहुत थोड़े से में इनको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन फिर भी इनको कहा जाता है, ही वॉज कॉल्ड द फादर, आई डोंट नो वाई, फादर ऑफ अरब ज्योग्राफी। तो जो अरब ज्योग्राफी है उसके पिता ये कहे जाते हैं, जैसे कि पूरे विश्व के भूगोल के पिता इरेटोस्थेनीज कहे जाते हैं, तो अरब की ज्योग्राफी के ये पिता कहे जाते हैं, ठीक है, द फादर ऑफ अरब ज्योग्राफी। इन्होंने एक ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया बनाया है। ही मेड अ जियोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, इन्होंने एक ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया बनाया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो माउंटेन बिल्डिंग कैसे होती है वो इन्होंने बताया है और इरोजन के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो बताए हैं, ठीक है। द रीजन ऑफ माउंटेन बिल्डिंग एंड फैक्टर्स ऑफ इरोजन, ठीक है। इरोजन कैसे होता है उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। तो बस इतने में इब्न सीना खत्म हो जाते हैं, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा जानकारी दी ही नहीं गई है। अगले ज्योग्राफर के बारे में पढ़ेंगे। हमारे अगले ज्योग्राफर का नाम है अल बल्खी। क्या नाम है? अल बल्खी। अल बल्खी इनका नाम है। इनके बारे में पढ़ें। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक क्लाइमेटिक एटलस बनाई है, जलवायु को आधार मान के एक मानचित्रावली तैयार की है। ये अपने आप में एक अनोखा काम है, इससे पहले किसी ने भी नहीं किया, ठीक है। तो ही मेड अ क्लाइमेटिक एटलस, और एटलस का नाम क्या है? किताबल अशकल, ठीक है। ये है इस एटलस का नाम। क्या नाम है? किताबल अशकल, ठीक है। और ये क्लाइमेटिक एटलस इन्होंने बताई है, इसका डेटा इन्हों कहाँ से मिला है? आखिर ये डेटा इन्होंने कहाँ से गेन किया एटलस बनाने के लिए? तो जो अरब ट्रैवलर्स थे उनके अकाउंट्स देखे इन्होंने, उनसे मिली हुई जानकारी के आधार पर इन्होंने ये किताब यानी कि किताब अल अशकल एक क्लाइमेटिक एटलस बनाकर तैयार कर दी, ठीक है। बस इनके बारे में इतना ही है। अल बल्खी ने एक एटलस बनाई थी जिसका नाम था किताब अल अशकल। अभी थोड़े थोड़े काम वाले ज्योग्राफर्स आ रहे हैं। उसके बाद अल मकदूसी। अल, देखो एम कितना अच्छा बना रहा हूं मैं। अल मकदूसी, अल मकदूसी, ठीक है। अल मकदूसी का जो समय काल है वो 945 से 985, 945 से 985 एडी, ठीक है। अल मकदूसी का ये समय काल है। अब इन्होंने कौन सा बहुत ज़्यादा काम किया है देख लो भाई। ही डिवाइडेड वर्ल्ड इनटू 14 क्लाइमेटिक रीजन, ठीक है। आगे बढ़े। आगे इन्होंने कुछ नहीं किया है, मतलब किया होगा लेकिन किताबों में इनके बारे में कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो बस एक पॉइंट है इनका कि इन्होंने विश्व को
14 भागों में डिवाइड कर दिया था। नेक्स्ट ज्योग्राफर हमारे आते हैं इब्न हौकल। इब्न हौकल क्या नाम है इनका? इब्न हौकल। इनका जो समय काल है वो है 943 से 973, 943 से 973 AD इनका समय काल चला है। ठीक है, ये भी एक ट्रैवल ज्योग्राफर थे। ये भी एक ट्रैवल ज्योग्राफर थे। ट्रैवल ज्योग्राफर यानी कि घूमते थे, जानकारी इकट्ठी करते थे और उसके बाद लिख देते थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने किस किस चीज़ में काम किया है देख लीजिए। जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सामान्य भूगोल, जनरल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड तीसरा क्या था? फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, जनरल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी में इन्होंने काम किया है। ठीक है, अब ये काम किया है का मतलब कहाँ का काम किया है? कोई भी जगह स्पेसिफाई नहीं की गई है, बट लिखा गया है वेरियस प्लेसेस, यानी कि कई सारी जगहों के इन्होंने सामान्य, आर्थिक और भौतिक भूगोल का जो वर्णन है वो किया है। इनकी बुक्स देख लेते हैं। इन्होंने किताबें कौन कौन सी लिखी हैं? पहली किताब का नाम है शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ। दूसरी किताब का नाम है कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और तीसरी किताब का नाम है ए बुक ऑफ रूट्स एंड रीम्स। अ बुक ऑफ रूट्स एंड रीम्स। ठीक है, ये 3 किताबें इन्होंने लिखी हैं और इन्होंने बताया कि जो इक्वेटोरियल एरिया होता है ना, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग पाए जाते हैं या रहते हैं। किसकी वजह से? इन्होंने उस काले रंग का एक जरिया भी ढूंढ लिया। इन्होंने बताया कि जो भूमध्य रेखा है ना, वहाँ पे सूरज की चमक इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ के लोगों का स्किन टोन बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट इब्न हौकल। नेक्स्ट ज्योग्राफर की तरफ चलें, अल मसूदी। अल मसूदी हमारे अगले ज्योग्राफर हैं। इन्होंने विश्व को या पृथ्वी को, विश्व को ही बोल देते हैं, ही डिवाइडेड अर्थ इनटू 7 क्लाइमेटिकल जोन या क्लाइमेटिक जोन्स। 7 क्लाइमेटिक जोन्स। इंक खत्म हो गई। 7 क्लाइमेटिक जोन्स में इन्होंने अर्थ को डिवाइड किया है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने मॉनसून को डिस्क्राइब किया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉनसून इन्होंने बताया है। ठीक है, इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन। अब इन्होंने मॉनसून बताया तो साथ ही साथ बता दिया कि इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन में क्या रिलेशन है। ठीक है, इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन का इंटर रिलेशन क्या है, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। ठीक है, बुक्स कौन कौन सी लिखी हैं? इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला है एनाल्स ऑफ टाइम, एनाल्स ऑफ टाइम्स। उसके बाद है मीडोज ऑफ गोल्ड एंड माइंस ऑफ प्रीशियस स्टोन्स। मीडोज ऑफ गोल्ड एंड माइंस ऑफ प्रीशियस स्टोन्स।
ठीक है, सोने के चारागाह और जवाहरातों की खाने, हिंदी में इसको बोला जाता है। एक्सहॉर्टेशन एंड इंस्पेक्शन, एक्सहॉर्टेशन एंड इंस्पेक्शन, ये इनकी एक और किताब है, ठीक है। और उसके बाद आता है गाइड टू गैजेट, गाइड टू गैजेट। इतनी इन्होंने किताबें लिखी हुई हैं, ठीक है। इन्होंने 7 समंदर के बारे में भी बताया, इसको रफ कर देते हैं पहले, उसके बाद आगे की बात करते हैं। इन्होंने भी 7 समंदर के बारे में बताया है। He told about 7 seas, ठीक है। एंड ही बिलीव्ड इन जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, इनको भी जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट में भरोसा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। ही बिलीव्ड इन जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट में इनको भरोसा था कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। तो दिस इज ऑल अबाउट अल मसूदी, ठीक है। हमें अब बढ़ना होगा अपने अगले ज्योग्राफर की तरफ। हमारे अगले ज्योग्राफर हैं इब्न खल्दुन, इब्न खल्दुन, ठीक है। इब्न खल्दुन, इब्न खल्दुन ने क्या काम किया? ही स्टडीड अबाउट रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड एनवायरमेंट, मैन एंड एनवायरमेंट का जो संबंध है उसके बारे में इन्होंने स्टडी की। और अगर देखा जाए तो आप मान सकते हैं ही नहीं लिखेंगे, he known as the first प्रकृतिवादी या प्राकृतिक निश्चयवादी, यानी कि डिटर्मिनिस्ट, ठीक है। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट, ये एक निश्चयवादी थे, मतलब इनकी नज़र में जो प्रकृति है वो डोमिनेंट है, प्रकृति का ही राज चलता है, ठीक है। ये इस जो कॉन्सेप्ट है इसमें बिलीव करते थे, ठीक है। तो इनको आप फर्स्ट एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट मान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने पॉलिटिकल एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी में भी काम किया है। पॉलिटिकल एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, अभी तक आप देखेंगे ग्रीक या रोमन में या फिर अरेबिक में भी देखेंगे तो किसी ने भी सेटलमेंट ज्योग्राफी पे काम नहीं किया है, ठीक है। जहाँ जहाँ गए हैं ट्राइब्स का रहन सहन बताया है, लेकिन प्योरली ऐसा किसी के बारे में नहीं लिखा गया है कि सेटलमेंट ज्योग्राफी पे इन्होंने काम किया है, बट इब्न खल्दुन के बारे में ये लिखा गया है, ठीक है। अब आ जाती है वो किताब जिसके बारे में मैंने आपसे बीच में क्वेश्चन पूछा था, मुकद्दिमा। इन्होंने 1377 में एक किताब लिखी जिसका नाम है मुकद्दिमा, ठीक है, डबल डी है, मुकद्दिमा नाम की इन्होंने किताब लिखी है। और इनको आप लास्ट अरब ज्योग्राफर भी कह सकते हैं जिनका ऐसा काम है जिसको उल्लेख किया जा सके, उल्लेखनीय काम किया है। तो ही कैन बी नोन एज लास्ट अरब ज्योग्राफर, ठीक है। लास्ट अरब ज्योग्राफर का मतलब ही नहीं कि इनके बाद कोई नहीं आया, बट जितना काम इन्होंने किया है इनके बाद आने वाले लोगों ने उतना काम नहीं किया, उतना रिमार्केबल वर्क नहीं है, उतना उल्लेखनीय काम नहीं है कि हम उनको पढ़ें, ठीक है। तो इनको आप लास्ट ज्योग्राफर, लास्ट अरब ज्योग्राफर भी मान सकते हैं, ठीक है।
तो मुकद्दिमा नामक इन्होंने किताब लिखी है। अब मुकद्दिमा नामक जो किताब है उसके 6 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट। 6 पार्ट्स में किस पार्ट में क्या है उसको देखते हैं, लेकिन पहले इसको रफ कर देते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो कितने पार्ट बताए मैंने? 6 पार्ट बताए हैं मुकद्दिमा के। सिक्स पार्ट, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पहले पार्ट में इन्होंने क्या बताया है? ज्योग्राफी के बारे में बात हुई है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में बात हुई है, जियोग्राफी के बारे में बात हुई है, ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी कि मानव सभ्यता के बारे में बात हुई है, एंड थोड़ी सी एंथ्रोपोलॉजी के बारे में भी बात हुई है, यानी कि मानव विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम में ज्योग्राफी, ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात की गई है। दूसरे में नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में बात की गई। नोमैडिक्स मतलब जो होते हैं बंजारे किस्म की या खानाबदोश जिन्हें बोलते हैं, जो किसी एक जगह पर नहीं रहते। ठीक है, तो उस तरह की जो ट्राइब्स हैं उनकी इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की है, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन किया है। किसका? नोमैडिक ट्राइब्स का दूसरे वॉल्यूम में। ठीक है, तीसरे वॉल्यूम की बात की जाए तो इन्होंने वेरियस डायनेस्टीज की बात की है। अब ये मत पूछिएगा कहाँ की डायनेस्टी, क्योंकि ये बताया ही नहीं गया। इन्होंने बोला है कि राजतंत्र की बात की है, जगह जगह के राजतंत्रों की बात की है। कहाँ के राजतंत्र पता नहीं। ठीक है, अगर आपको मिलता है कहीं तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि कौन से राजतंत्र। फोर्थ में इन्होंने डिस्क्राइब किया है अर्बन एंड रूरल लाइफ को, यानी कि जो शहर का जीवन है और जो गांव का जीवन है उसकी इन्होंने स्टडी की है और फिर उसका तुलनात्मक अध्ययन किया है चौथे वॉल्यूम में। पांचवें में इन्होंने उद्योग के बारे में बताया है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया है। और पांचवें में इन्होंने बताया है कंटेम्प्रेरी, यानी कि इनके समय में जो साइंस थी, विज्ञान किस तरह से काम कर रहा था, कौन कौन सी साइंसेस पढ़ी जाती थी, उन सब के बारे में इन्होंने छठे वॉल्यूम में बताया है। तो अब देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मुकद्दिमा इन्होंने लिखी है, किसने? इब्न खल्दून ने। 6 पार्ट में लिखी है। पहले पार्ट में इन्होंने ज्योग्राफी, ह्यूमन सिविलाइजेशन, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बताया है। दूसरे पार्ट में इन्होंने नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में बताया है और उनकी कंपैरेटिव स्टडी की है। तीसरे पार्ट में इन्होंने वेरियस डायनेस्टीज़ के बारे में बताया है। चौथे में अर्बन एंड रूरल लाइफ के बारे में बताया है। पाँचवें में इंडस्ट्रीज़ या उद्योग धंधों के बारे में बताया है। और छठे में इनके समय में साइंस में क्या क्या काम हुए हैं इसके बारे में बताया है। तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें एक पॉइंट था कि ही वॉज द लास्ट अरब जोग्राफर विथ रिमार्केबल वर्क। तो इनके साथ ही हमारा जो कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब ज्योग्राफी का जो चैप्टर है या जो टॉपिक है वो 2 वीडियोस के साथ ख़त्म हो गया। लगभग 2 घंटे का ये स्टडी मटेरियल है। अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको आई डोंट थिंक कि ज्योग्राफी अरब ज्योग्राफर्स के लिए किसी और जगह पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर माई वीडियो। और हाँ, ये सारे के सारे नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में भी मिल सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। वहां पर जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।